तो क्या है इंदिरा गांधी के उस सांड की कहानी जिसके हैरतअंगेज कारनामों को देख दुनिया के कई देशों ने तो उस पर अलग अलग भाषाओं में फिल्में तलक बना ली हैं, मगर हम हिंदुस्तान वाले अपने इतिहास में उस सांड के इतने अहम योगदान होने के बावजूद उस सांड को भुलाए बैठे हैं। इसीलिए आज आपको उस सांड की कहानी सुनाऊं, उससे पहले जरूरत है आपका उस सांड से परिचय करवाने की। तो आइए पहले आपको यह तो बता दें कि वो सांड है कौन। यह कहानी शुरू होती है आज से करीब 78-79 बरस पहले 21-22 अक्टूबर बरस 1947 की दरमियानी रात से, जिस रात दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास के भीतर देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार पटेल के साथ साथ सेना प्रमुख करियप्पा एक बेहद अहम मसले पर मसलत कर रहे थे। मसला था जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जो भारतीय संघ में विलय प्रस्ताव के साथ भारतीय सेना से मदद की गुहार लगाई है, आखिर वो मदद उन तलक पहुंचाई कैसे जाए, क्योंकि भारत और कश्मीर को जोड़ने वाली इकलौती सड़क पर जिन्ना के कबायलियों ने पहले ही कब्जा जमा लिया है। जाहिराना तौर से जैसे ही चर्चा शुरू हुई, वहां मौजूद सरदार पटेल के एक अधिकारी ने बीच में बहस को टोकते हुए कहा, जी बड़ा सरल सा समाधान है, हवाई जहाज से भेज देते हैं, सड़क कब्जा की है ना, हवा पे तो कोई कब्जा नहीं है, हवाई जहाज से भेज देंगे, बड़ा आसान मामला है। मगर वहां मौजूद सेना प्रमुख जनरल करियप्पा तत्काल प्रभाव से उन अधिकारी महोदय के इन प्रस्ताव को यह कहते हुए ठंडे बस्ते में डाल देते हैं कि कोई चांस ही नहीं है, दो अहम वजहों से। अव्वल तो ये कि कश्मीर में कोई बड़ा एयरबेस है ही नहीं। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह खुद अब तक हवाई मार्ग से आने जाने के लिए लाहौर के हवाई अड्डे का इस्तेमाल किया करते थे, तो जहाज उतरेगा कहां से। और मान लिया कि जहाज को आपात परिस्थिति में किसी बेहद देवतुल्य पायलट ने कहीं उतार भी दिया, तो सेना के इनपुट के हवाले से पूरी वादी में कबायलियों के पास ऐसे अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं जो किसी भी वक्त किसी भी जहाज को क्षतिग्रस्त करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में भारतीय सेना की एक टुकड़ी को सही सलामत पूरी वादी पार कराकर वादी के बीच किसी सुरक्षित स्थान पर बिना किसी बड़े एयरबेस के उतारना, मतलब रातों रात लंका से द्रोणगिरी जाकर संजीवनी लाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है ये। मगर अभी जनरल करियप्पा की यह बात समाप्त भी ना होने पाई थी कि वहां मौजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तत्काल इस पूरी वार्तालाप को बीच में काटते हुए कहा, ना 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 जनरल, मेरे पास एक लड़का है जो ये काम कर सकता है। जाहिराना तौर से सेना प्रमुख ने चौंकते हुए नेहरू से कहा, कौन है वो लड़का और आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो ये काम कर सकता है। तब नेहरू ने उस लड़के की कहानी सुनानी शुरू की। 14 बरस का था वो लड़का जब एक रोज उसने स्कूल में अपनी किताब में पढ़ लिया कि भारत का विस्तार पूरब में उसके अपने शहर कटक से शुरू होकर पश्चिम में पेशावर तलक जाता है। और बस उस लड़के को धुन सवार हो गई। भारत के पश्चिमी छोर पर उसके शहर कटक से करीब 4500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर हिंदकुश के पहाड़ों के पार बसे पेशावर को अपनी आंखों से देखने की और अपनी उस धुन को हकीकत में तब्दील करने के लिए एक रोज 14 साल के उस लड़के ने बिना अपने परिवार के किसी भी शख्स को बताए साइकिल से पेशावर की यात्रा शुरू कर दी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, रास्ते में रुकते रुकाते, ढाबों पर बर्तन मांजते, खाना खाते हुए वो लड़का जिसने कभी अपना कटक ढंग से नहीं देखा था, उसने 4 बरस तलक साइकिल चलाकर आखिरकार अपनी आंखों से भारत के सुदूर पश्चिम में मौजूद उस खैबर दर्रे को देख ही लिया, जिस दर्रे को पार कर ही बाबर से लेकर गजनवी गौरी समेत देश के तमाम हमलावरों ने हिंदुस्तान की सरजमी पर अपना कदम रखा था। मगर जाहिराना तौर से करीब 4 बरस तलक लगातार साइकिल चलाने से वो लड़का इतना थक चुका था कि उसने कुछ दिन तलक पेशावर में ही रहने का फैसला किया और वहीं पेशावर रावलपिंडी के इर्द गिर्द अलग अलग जगहों पर छोटी मोटी नौकरी करते हुए कुछ वक्त तलक वहीं रहा और फिर वहां से वापस साइकिल से ही अपने घर कटक के लिए रवाना हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर जब अपने घर कटक वापसी करते हुए वो लड़का दोबारा दिल्ली पहुंचा था ना, तब 14 बरस का वो बच्चा जो अपने शहर कटक से निकला था,
वो 21 बरस का नौजवान हो चुका था और इसी के साथ जवान हो चुके थे उसके सपने। दरअसल इन करीब 7-8 वर्षों में सड़कों पर साइकिल चलाते हुए वो लड़का जब कभी अपने ऊपर से उड़ते हुए हवाई जहाज को देखता था, उसके मन में एक बेचैनी सी होती थी कि काश एक जहाज उसके पास भी होता जिसे उड़ाकर वो सर्र से 2 मिनट में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लिया करता। और बस वहीं से उस लड़के के जहन में एक सपने ने घर किया, जहाज उड़ाने के सपने ने। और अपने उसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए 21 बरस के उस लड़के ने कटक जाने के बजाय दिल्ली में ही रुकने का फैसला किया और पुरानी दिल्ली के एक छोटे से इलाके में एक छोटी सी दुकान में नौकरी करते हुए दिल्ली फ्लाइंग क्लब में हवाई जहाज उड़ाना सीखने लगा। और चंद महीनों के भीतर भीतर ही उसने ऐसा बाकमाल जहाज उड़ाना शुरू किया कि उसके जहाज़ों की परवाज देखने वाले दिल्ली फ्लाइंग क्लब के बगल में रहने वाले रॉयल इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने एक रोज खुद उसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के सर्विस बुक का प्रस्ताव दिया, जिस प्रस्ताव को उस लड़के ने सहर्ष रूप से स्वीकार किया। और इसके बाद बरस 1937-38 आते आते वो लड़का रॉयल इंडियन एयरफोर्स का सबसे काबिल कमांडेंट बनकर उभरा। इतना काबिल कि जब बरस 1943-44 में द्वितीय विश्व युद्ध के चलते जापान की फौज ने बर्मा यानी रंगून में भीषण मारकाट मचाई, तब बर्मा यानी रंगून में फंसे हुए हजारों प्रवासी भारतीयों को जापानी फौज के कहर से उनकी बरसती हुई गोलियों के बीच बचाने की जिम्मेदारी रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने इसी लड़के के कंधे पर डाली थी। और इस लड़के ने कोहिमा से लेकर रंगून तलक लगातार जापानी फौजों को चकमा देते हुए इतनी दफा उड़ान भरी कि हजारों हजार प्रवासी भारतीयों को अकेले अपने दम पर जापानी फौज के चंगुल से बचाकर हिंदुस्तान ले आया। और चूंकि नेहरू इस पायलट के इस कारनामे से पहले से ही वाकिफ थे, इसी बिना पे नेहरू ने उस रोज सेना प्रमुख जनरल करियप्पा और गृह मंत्री सरदार पटेल के सामने इस लड़के का अनुमोदन किया। जाहिराना तौर से इस लड़के के ऐसे हरतंगेज किस्सों को सुनने के बाद जनरल करियप्पा और गृह मंत्री ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति ही जताई। और इसके बाद आप यकीन मानिए 22 अक्टूबर की तड़के सुबह दिल्ली के वेलिंगटन एयरबेस पर खड़े हुए एक पुराने डकोटा विमान में सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन बिठालकर इस लड़के ने वादी के नीचे खड़े हुए कबायलियों की बरसती सैकड़ों गोलियों, एंटी हॉक गन्स, बगल में पाकिस्तानी एयरफोर्स के खतरों के बीच जिस कदर अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए, बाकमाल सूझबूझ का परिचय देते हुए सिख रेजिमेंट की उस पहली बटालियन को पूरी महफूजियत के साथ कश्मीर के एक छोटे से बडगाम एयरबेस पर किसी तरह विमान को सकुशल उतारा, वही अपने आप में वो करिश्मा था जिस करिश्मे के बूते आज हिंदुस्तान के पास कश्मीर है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, उस दौर में देश के तमाम समाचार पत्र पत्रिकाओं ने इस लड़के के लिए कही थी। और अब कैसा लगेगा ये जानकर कि इंदिरा गांधी के जिस सांड का जिक्र हम शुरुआत से करते आ रहे हैं, वो सांड कोई और नहीं, ये लड़का ही था। अब जाहिराना तौर से जान रहा हूं थोड़ा बहुत गुस्सा होगा आपके जहन में कि आखिर एक इंसान को मैं सांड कैसे कह सकता हूं, तो उसके पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है। भारतीय राजनीति का एक बेहद दिलचस्प प्रसंग है, जिस प्रसंग से आपका वाकिफ होना बहुत जरूरी है अगर आपकी सियासत में तनिक भी दिलचस्पी है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इतने बाकमाल इंसान को मैं इतनी देर से सांड सांड कहकर क्यों चिल्ला रहा हूं। तो देखिए, इस लड़के को सांड के नाम से पुकारने की वजह छिपी हुई है इस लड़के के करीब 4.5 दशक लंबे उस सियासी सफरनामे में जिसकी शुरुआत इसने अपने गृह राज्य उड़ीसा से की। बाद में सफरनामे के दौरान इस लड़के ने करीब आधा दर्जन दफा उड़ीसा विधानसभा की सदस्यता ली, करीब आधा दर्जन से ज्यादा दफा देश की संसद की सदस्यता हासिल की, कई दफा देश की सरकारों में काबीना मंत्री का जिम्मा संभाला और इन सब के साथ साथ 2 दफा उड़ीसा के मुख्यमंत्री का कार्यभार भी संभाला। मगर इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद अपने 4.5 दशक लंबे सियासी सफरनामे में शायद ही हिंदुस्तान का कोई ऐसा नेता हो, शायद ही किसी पार्टी का कोई नेता हो जिसके साथ इस लड़के की भिड़ंत ना हुई हो। उदाहरण के लिए
आपको याद होगा जब आपातकाल के बाद इंदिरा के खिलाफ जनता पार्टी वाला गठबंधन तैयार हो रहा था, तब उस गठबंधन को तैयार करवाने में सबसे अहम भूमिका निभाने वालों में एक नाम इंदिरा गांधी के इसी सांड का था। मगर जब जनता पार्टी की सरकार बन गई तो किसी मसले को लेकर इन साहब की जनता पार्टी के मंत्रियों के साथ ठन गई, और ऐसी ठनी कि साहब ने मधुलिमय, राजनारायण, चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर वाले सिंडिकेट के साथ मिलकर समूची जनता पार्टी ही, जिसे इन्होंने खुद बनाया था अपने खून पसीने से, उसे तोड़ डाली। फिर राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो साहब राजीव की अलंबरदारी करने वाले सबसे पहले किरदारों में से एक थे। राजीव ने कंप्यूटर साक्षरता मिशन चलाया तो साहब ने राजीव के गुणगान गाए। राजीव नया नया है, मिस्टर क्लीन है, टेक्निक की बात करता है, मतलब हर तरह से राजीव के पक्ष में ही खड़े होते थे ये साहब। मगर जिस दिन से बरस 1986 वाले सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो मसले पर दिए गए फैसले को राजीव ने सदन के भीतर पलटवाया, बस उसी दिन के खिलाफ राजीव के खिलाफ सबसे बड़ा और सबसे तगड़ा वाला लठ लेकर खड़े होने वाले यही साहब थे। माने आप यकीन नहीं करेंगे, जिस राजीव के गुण गाते नहीं थकते थे साहब कभी, वही इंदिरा गांधी के सांड ये साहब राजीव के उस दौर के सबसे बड़े सियासी शत्रु विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ इस कदर गलबहियां करते हुए नजर आने लगे कि न सिर्फ विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनता दल की सदस्यता ली, बल्कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के जनता दल के लिए देशव्यापी गठबंधन तैयार करवाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। जनता दल के टिकट पर खुद अपने गृह राज्य उड़ीसा में चुनाव लड़ा, जनता दल की सरकार बनाई। इतना ही नहीं, ये जनाब ही थे जिन्होंने उड़ीसा भवन में बैठकर अरुण नेहरू के साथ मिलकर चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री पद के पक्के हो चुके प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डालने के लिए देवीलाल को मोहरा बनाकर वो समूचा प्रहसन रचा था, जिसके तहत चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे वो बेचारे मुंह ताकते रह गए और विश्वनाथ प्रताप सिंह देश की गद्दी पर जाकर गद्दीसीन हो गए। इतना साथ दिया था विश्वनाथ प्रताप सिंह का इन्हीं जनाब ने। मगर जिस दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ऐलान किया कि वो पुरानी धूल फांकती बीपी मंडल वाली मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने जा रहे हैं, बस उसी दिन से इन साहब ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ ऐसी म्यान से तलवार निकाली, ऐसी तलवार निकाली कि विश्वनाथ ने खुद इन्हें अपनी पार्टी से बेदखल कर दिया। ये चंद उदाहरण हैं सियासत में होती इन जनाब की सियासी भिड़ंतों के, जिन अनगिनती भिड़ंतों के चलते ही इन जनाब को सियासत का सांड कहकर पुकारा जाने लगा कि जैसे सांड होता है ना, बस कहीं भी मौका देखा और जाके भिड़ गया, वैसे ये जनाब है आओ देखते हैं ना ताओ, मौका देखते हैं ना मौका, बस जिस किसी के खिलाफ मौका मिला उससे जाके सींगे भिड़ा दिए। अब जानता हूं आपके जहन में एक और सवाल कौन रहा होगा कि चलिए सियासत में लड़ाइयां बहुत होती थी इसलिए लोग सियासत का सांड कहने लगे, लेकिन मैंने तो थंबनेल पे लिखा है इंदिरा गांधी का सांड। तो वो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इन जनाब की लड़ाइयां भलभी से इन तमाम सियासी किरदारों के साथ हुई हों, मगर इनकी सबसे मशहूर लड़ाई इंदिरा गांधी के साथ ही हुई थी। दरअसल जब इंदिरा नई नई सियासत में आ रही थी तो ये जनाब इंदिरा के सबसे बड़े सिपह सालारों में से एक माने जाते थे। इंदिरा और इनके बीच एक निजी स्तर की बॉन्डिंग थी, क्योंकि एक तो इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ इनके परस्पर संबंध अच्छे थे, तो उस नाते इंदिरा के साथ इनकी बॉन्डिंग अच्छी थी। और दूसरी बात, दोनों का व्यक्तिगत स्वभाव भी काफी हद तक एक जैसा था, इसलिए भी दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। माने आप यकीन नहीं कर सकते हैं, उस दौर में इंदिरा के इन जनाब के साथ ताल्लुकात इतने बेहतर थे कि प्रधानमंत्री बन जाने के बावजूद ये एक लौते जनाब थे समूचे हिंदुस्तान में जो इंदिरा गांधी को इंदिरा गांधी जी या मैडम कह के नहीं बल्कि इंदू कह के पुकारा करते थे। मगर एक शाम इन्हीं जनाब ने एक ऐसी हरकत की जिस हरकत ने इंदिरा और इन जनाब के रिश्तों के हर तार हमेशा हमेशा के लिए तोड़ के रख दिए। किया क्या इन जनाब ने, सुन लीजिए पहले। असल में ये जनाब एक रोज अपने गृह राज्य उड़ीसा में ही एक रैली को संबोधित कर रहे थे और वहां संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ अपनी करीबी साबित करने के लिए इन्होंने एक ऐसा वक्तव्य दे डाला कि आप आज सुनेंगे तो आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इन जनाब ने कहा सार्वजनिक मंच पर कि अरे इंदिरा गांधी के साथ तो मेरी इतनी करीबी है कि मैं उन्हें यहीं बुलाऊंगा आपके सामने इसी मंच पर और कहूंगा नाच, और बस इंदिरा गांधी आपके सामने ठुमके लगाने लग जाएंगी। आप सोच कर देखिए, एक महिला के विषय में इस कदर बात वैसे ही कितनी शर्मनाक है, और अगर वो महिला देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई इंदिरा गांधी हूं तो उनके लिए ये बात कितनी नागवार गुजरने वाली थी। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इन जनाब ने शाम के वक्त ये बयान दिया था और अगली सुबह
ठीक से अपने बिस्तर से उठे भी नहीं थे कि इनके घर की घंटी बज गई थी। नौकर ने जाके दरवाजा खोला था तो सामने नजर आया था कि एक कागज पड़ा हुआ है ड्योढ़ी पे। ये कांग्रेस से निकाले जाने का फरमान था जो इंदिरा ने इनकी दहलीज पर भिजवा दिया था अगली सुबह सूरज उगने से पहले। और फिर वो सूर्योदय था कि उसके बाद जिंदगी का आखिरी सूरज ढलने तलक इंदिरा ने कभी इस शख्स से दोबारा बात नहीं की, यानी अपने सांड से बात नहीं की। अब जानता हूं आपके जहन में आ रहा होगा कि इतनी देर से ये जनाब वो जनाब सांड सांड लगा रखा है, इसका असल नाम तो अब तक बताया ही नहीं है। तो इस शख्स का असल नाम था विजयानंद पटनायक, यानी कि बीजू पटनायक। हो सकता हो ये नाम आप पहले से जानते हो। तो ये समूची कहानी बीजू पटनायक की ही थी। अब अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, ये सत्र अच्छा लगा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे ऐसे ही सियासत के दिलचस्प किस्से और कहानियाँ लगातार आप तक पहुँचती